एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आपके स्किल्स है पर जॉब नहीं, 5 जगह अप्लाई किया बट इंटरव्यू नहीं। आई हैव द राइट वीडियो फॉर यू। आज हम देखने वाले हैं 8 कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं सीवी बनाते वक्त। अगर आप ये सब मिस्टेक्स इग्नोर करो तो आप एक करेक्ट सीवी बना सकते हो। आइए देखते हैं। आइए सबसे फर्स्ट मिस्टेक देखते हैं जो होती है हमारे रिज्यूम या सीवी के हेडर में। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है करिकुलम विटे, जिसे हम कहते हैं सीवी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ हम रिज्यूम डालें, बायोडेटा डालें या सीवी डालें। तीनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर रिज्यूम या रिज्यूमे लिखोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है 6 मंथ्स से ज़्यादा तो आप यहाँ पे सीवी या करिकुलम वाइटे लिखोगे। एंड अगर सपोज आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर होटल इंडस्ट्री, जहाँ पे आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ के लिए आप बायोडेटा भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आजकल इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस लोगों के लिए चल रहा है दैट इज़ करिकुलम विटे। तो आपको अपने सीवी में हेडर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये मिस कर देते हैं, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आप अपना हेडर जो है वो देना ना भूलें। आइए देखते हैं द सेकेंड कॉमन मिस्टेक दैट इज़ मेड बाय द कैंडिडेट्स। सो द सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज़ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखते हैं। व्हाट इज़ द करियर ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर दे अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे आपका सीवी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी आपके रेज्यूम या आपके सीवी के इनिशियल स्टेज पे ही होगा, जैसे आपके नाम और आपके डिटेल्स के बाद। बहुत लोग इसको एंडिंग में भी डाल देते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट। सो इट हैज़ टू बी हियर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को समझनी है वो है कि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। आप सेम ऑब्जेक्टिव को 2 से 3 जॉब्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रेशर हो तो एक फ्रेशर का जो जॉब ऑब्जेक्टिव है वो अलग होगा। वो अपने स्किल्स को या फिर अपने जो भी सर्टिफिकेशंस है उसको एक जॉब में अप्लाई करना चाहेगा। वहीं अगर मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन की बात करती हूँ तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने जॉब में यूज़ करना चाहेगा, वो उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होगा। तो हर एक पर्सन का एक डिफरेंट करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टेक्निकल पर्सनस के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे एंड क्रिएटिव पर्सनस के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। तो आपको अपने जॉब रोल के हिसाब से समझना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उसे आप अपने सीवी के अंदर यहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर मेंशन कर सकते हो। Let's move on to the third common mistake that is made in the educational details. A lot of people don't put the exact educational details. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एकदम परफेक्टली डाल सकते हो। जो भी क्वालिफिकेशन आप लेटेस्ट कर रहे हो वो हमेशा फर्स्ट आएगी, उसके बाद आपको रिवर्स ऑर्डर में उसको डालना है। अब जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड जो पास किया वो सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, दैट हैज़ टू बी एट द लास्ट। उसको आप फर्स्ट में नहीं डालोगे। उसके बाद आपका 12th, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आप कर रहे हो एकेडमिकली, वो आप यहाँ पे इसी ऑर्डर के अंदर डालोगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर बहुत से लोग हैं जो लोग अपने मार्क्स या फिर अपने ग्रेड्स मेंशन नहीं करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन जो है उसका एकेडमिक्स कैसा रहा है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको जज करते हैं। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा रहा है, जैसे कि अगर सपोज़ आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट रहे हो, यू गेट मोर चांसेस ऑफ हैविंग द जॉब। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक्स दे विल गिव यू अ जॉब, बट ऑल्सो आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो दैट मैटर्स। इवन इफ़ यू हैव लेस ग्रेड्स बट यू आर डिस्प्लेइंग दैम, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर योर रिज्यूम। सो नेवर फॉरगेट टू मेंशन 3 थिंग्स। फर्स्टली आपने अपना क्वालिफिकेशन क्या कंप्लीट किया है, कौन से इंस्टीट्यूट या फिर कौन से बोर्ड से किया है, इन विच ईयर एंड विथ मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, आप इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हो। एनीथिंग इज़ परफेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उनको ये दिखने में कैसा आना चाहिए।
if they are seeing this, they should be able to understand your qualification, from which institute and with which grade. So that makes a plus point for your academics, and इससे आपका जो academics है वो highlight हो जाता है. बहुत से लोग academics को ending में डालते हैं, which is again wrong. Academics should be always come after your initial header. जैसे आपने अपना introduction डाला, अगर suppose आप बहुत experience हो, आपने अपना synopsis डाला, उसके बाद आप यहाँ पे अपना educational qualification उनको बताओगे, because this is very important. कुछ technical जॉब्स होते हैं जिसमें लोग स्पेसिफिकली, जैसे आईटी हो गया तो लोग स्पेसिफिकली बीएससी आईटी या फिर बीटेक आईटी देखते हैं. अगर कुछ क्रिएटिव्स हो गया तो लोग प्रोबेबली जर्नलिज्म या मास मीडिया के स्टूडेंट्स देखते हैं. तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो आपके जॉब से डायरेक्टली लिंक्ड होता है. सो योर एकेडमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको करेक्ट वे में डालना एंड करेक्ट प्लेस पे डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक. आई मीन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती, एंड इसकी वजह से वो बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ या किसी नॉर्मल अपने फ्रेंड जो बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन में, उनको अपना CV पास ऑन कर देते हैं एंड कहते हैं कि मुझे ये एडिट करके दे दो या मुझे ये बनाने में हेल्प कर दो. बट देयर जॉब इज़ नॉट टू लुक एट द कम्प्लीटनेस ऑफ योर CV. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी CVs में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना हो, ये इंश्योर करें. क्योंकि जब भी आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे सबसे फर्स्ट बेसिस जिसके ऊपर आपका CV रिजेक्ट होगा वो है स्पेलिंग मिस्टेक. एक अच्छे HR रिक्रूटर को सबसे फर्स्ट आपकी CV की स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो समझ में आ जाती है. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो रेड अंडरलाइन इसके अंदर दिखा रहा है एंड ग्रीन अंडरलाइन दिखा रहा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंडरलाइन होते हैं. अगर मैं रेड की बात करूँ तो दैट इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, एंड अगर मैं ग्रीन की बात करूँ तो दैट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो हाउ टू रिजॉल्व इट. अगर आप वर्ड में अपना CV एडिट कर रहे हो या वर्ड में आप अपना CV बना रहे हो, तो वहाँ पर आप एक सिंपल शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, F7. अगर आप F7 की पे जाते हो तो यहाँ पर आपको ये उसके करेक्ट सजेशंस बताता है कि जो स्पेलिंग रॉन्ग है उसके करेक्ट सजेशंस में आप वहाँ पर क्या डालना चाहते हो. अगर आप इसे चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, एंड अगर आप इग्नोर करना चाहोगे, मतलब आपकी स्पेलिंग सही है, यू डोंट वांट टू चेंज इट, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कन्फ्यूजन होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में. जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में S आ रहा है, एंड कुछ जगह पे इसकी स्पेलिंग जो होती है वहाँ पे Z होता है. तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, द मीनिंग इज़ सेम. ये ओनली डिफरेंस इज़ कि UK एंड US की जो राइटिंग स्टाइल होती है उसमें डिफरेंस होता है. US में Z लिखा जाता है एंड UK के अंदर S लिखा जाता है. तो अगर सपोज़ मैं इसे Z कर दूँगी तो आप देखोगे इसका स्पेलिंग मिस्टेक निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिक्शनरी फॉलो हो रही है वो US के हिसाब से हो रही है. दैट्स द रीज़न उसने आपको वहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाया है, विच इज़ एक्चुअली नॉट. तो ये सब सिंपल करेक्शंस जो है वो आप अपने रेज्यूम या अपने CV के अंदर खुद से ही कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प. जैसे यहाँ अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मे बी देयर सम ग्रामेटिकल एरर, कुछ स्पेस का इशू या फिर कुछ कॉमा का इशू. तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे इग्नोर का ऑप्शन आता है, जिसमें मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ. आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हो. अगर इसे आपको चेंज करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको इसके सजेशंस मिलेंगे. अगर सजेशंस नहीं चाहिए तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जिससे वो आपका जो मार्क है नीचे का वो रिमूव हो जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो CV है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. द नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो आप लोग अपना रिज्यूम या CV में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. दैट इज़ द फॉन्ट. येस, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट हैंड राइटिंग टाइप एंड बोल्ड, इटैलिक्स, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिफाइन एन आइडियल CV. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3 फॉन्ट जो आप अपने CVs में यूज़ कर सकते हो. कैलिब्री, एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन. ये 3 फॉन्ट ऐसे हैं जो आप अपने CVs में यूज़ करोगे, जिससे जो आगे वाला पर्सन है उसका आपको CV जो है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा. इफ़ यू आर यूजिंग एनी हैंड राइटिंग फॉन्ट तो उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे वाले पर्सन को वो समझ आए या ना आए. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप CV अपने लिए नहीं बना रहे हो, यू आर मेकिंग फॉर समवन एल्स टू सी. तो आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ये CV बनाना है कि दे शुड बी एबल टू रीड इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग हो गया आपका फॉन्ट का हैंड राइटिंग टाइप. सेकेंड थिंग इज़ द फॉन्ट साइज. इट शुड बी नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल. द आइडियल फॉन्ट साइज इज़ बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 12. आप 10 to 12 के बीच में अगर रखोगे तो आपका नॉर्मल फॉन्ट का साइज़ रहेगा. अगर सपोज़ आप अपने हेडिंग्स की बात करो या फिर आपका जहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको हाईलाइट करनी है, तो वहाँ पे आपका फॉन्ट साइज़ कैन गो अप टू 14 और अप टू 16 ऑल्सो. जहाँ पे आपको कोई चीज़ें हाईलाइट करनी है वहाँ पे आप बोल्ड एंड इटैलिक्स इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो.
बट नॉर्मल टेक्स्ट मैटर के लिए नेवर पुट योर होल CV इनटू इटैलिक और नेवर पुट योर होल CV इनटू बोल्ड, दैट विल लुक वेरी क्लमजी। तो आप अपने CVs को ऐसा बनाओ कि देखने वाले को इट शुड लुक वेरी गुड, जैसे आप अपने 10th के एग्ज़ाम का पेपर लिख रहे हो, जैसे कि स्कूल में टीचर्स बताते हैं कि 10th का जो पेपर है वो एकदम सुंदर होना चाहिए, उसी तरीके से आपका जो CV है वो एकदम सुंदर होना चाहिए। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका CV का आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ रेज्यूम, मतलब फ्रेशर के लिए, इट शुड नॉट गो मोर देन 1 पेज। एक पेज में आपका जो रेज्यूम है वो रेडी हो जाता है। अगर आप बात करते हो CV की, इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू कैन मेंशन ऑल द स्किल्स, ऑल द अचीवमेंट्स दैट यू हैव डन, तो आपका जो करिकुलम विटे है दैट विल गो अप टू 2 पेजेस। एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स आते हैं, आप एक जावा डेवलपर हो या फिर आप एक PHP डेवलपर हो, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उस टाइम पे आपका जो CV है वो 3 से 4 पेज तक भी जा सकता है। बट उससे ज़्यादा अगर आप ना करो तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज 3 से 4 पेज इज़ इनफ फॉर द पर्सन टू रीड ऑल योर प्रोजेक्ट्स, टू रीड ऑल योर अचीवमेंट्स। सो उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। सो एन आइडियल रेज्यूम या CV जो आपका साइज़ होता है दैट शुड नॉट गो मोर देन 1 to 2 पेजेस एंड एट द मैक्स 3 to 4 पेजेस। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, जैसे मैं बात करूँ रिटेल इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे लोग आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। यू मस्ट लुक कॉन्फिडेंट इफ़ यू आर। अगर आपकी CV के अंदर आप अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो जो प्रोफेशनल हो, जिसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन हो, आपने कुछ फॉर्मल उसके अंदर अटायर हो आपका विद अ क्लीन लुक, नॉट अ शैबी लुक, इट मे बी फॉर मेल और इट मे बी फॉर फीमेल। फीमेल्स के लिए आप इंडियन के अंदर या फिर फॉर्मल्स के अंदर बोथ द थिंग्स आर अलाउड, एंड फॉर मेल्स इट शुड बी अ फॉर्मल शर्ट विच यू आर वेयरिंग एट द टाइम ऑफ योर प्रोफेशनल फोटोग्राफ। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ अपने पुट करते हो अपने CV में, सो दैट ब्रिंग्स आउट योर पर्सनैलिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ्रेशर जॉब के लिए या फिर एक बैक ऑफिस जॉब के लिए अपना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ डालो, बट देर आर फ्यू जॉब्स जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ बहुत मायने रखता है। अगर आप एक एयर होस्टेस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप एक होटल इंडस्ट्री या फिर एक रिटेल सेक्टर या फिर एक सेल्स जॉब जहाँ पे आप अपना CV जो है वो मेंशन करने वाले हो या देने वाले हो, दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर योर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ, बिकॉज बिफोर मीटिंग यू दे वुड लाइक टू चेक योर पर्सनैलिटी। सो प्रोफेशनल फोटोग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये अपने CV में डालते हो, सो देयर इज़ +1 पॉइंट दैट यू कुड बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कॉमन मिस्टेक, दैट इज़ कि आप अपने CV के अंदर कभी भी अपना CTC या नोटिस पीरियड मेंशन ना करें, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल। अगर मैं बात कर रही हूँ CTC की, दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी, जो कि कंपनी आपको कंपनसेशन ऑफर करती है टू गेट यू ऑन बोर्ड इन द कंपनी, उसको हम CTC कहते हैं। तो कभी भी अपनी सैलरी जो है वो मेंशन ना करो दैट यू आर गेटिंग सो एंड सो अमाउंट मंथली बेसिस, या फिर ये इंसेंटिव्स या जो भी है, डोंट मेंशन। एंड कभी भी अपना नोटिस पीरियड भी उसमें मेंशन ना करें। द रीज़न इज़ दैट कि हमेशा जब आप जॉब स्विच करते हो, कभी कभी आप अपने रेज्यूम या अपने CV के अंदर वो चेंजेस करना भूल जाते हो, एंड वही CV जो है वो आगे रिक्रूटर के पास चला जाता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि नेवर कोट दिस इन अमाउंट इन योर CV। आप जब वर्बली उनसे डिस्कशन करोगे, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू अ रिक्रूटर, यू कैन ऑलवेज टेल दैम दैट आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट, आई एम गेटिंग दिस मच बेनिफिट्स, आई एम गेटिंग दीज ऑल पर्क्स। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा थिंग्स है या फिर जो भी आपका कंपनसेशन है, परफॉर्मेंस वेरिएबल है, वो सब आप आपको वर्बली बता सकते हो, बिकॉज दैट विल लीड टू अ गुड डिस्कशन, एंड दिस शुड बी ऑलवेज केप्ट एट द एंड, नॉट एट द इनिशियल स्टेज। तो कभी भी अपने CV के अंदर अगर आप एक अपना CTC मेंशन कर दोगे, मुझे इतना हाइक चाहिए, मैं इतना हाइक पे नेगोशिएबल कर सकता हूँ, मैं 10 दिन में ज्वाइन कर सकता हूँ, डोंट पुट दैट इन योर CV। वो सब वर्बल डिस्कशन तक ही आप उसमें मेंशन रखो। दिस विल encourage यू टू गो फॉर एन इंटरव्यू। ये आपके CV पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज पीपल माइट ड्रॉ जजमेंट्स ऑन दैट। सो द बेटर थिंग इज डोंट मेंशन इट, एंड देन योर CV इज गोइंग टू बी परफेक्ट। वीडियो पसंद आया, लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।